प्रिय छात्रों, आज हम परमेय संख्याओं में शून्य और एक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शून्य को देखते हैं। शून्य एक परमेय संख्या के रूप में, शून्य को हम परमेय संख्या के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं देखिए। हालांकि ये बात आपको बताई जा चुकी है, फिर भी देख लेते हैं। शून्य एक परमेय संख्या के रूप में, परमेय संख्या हम जानते हैं कि हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q आपका शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं? शून्य है तो शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, ठीक है, या 0/5 या 0/11 या जो भी संख्या आप लिखना चाहें नीचे आ सकती है। 553, 0/553। तो जब ये हर आपका कुछ भी हो और शून्य के बटे में आपका कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका मान क्या है? शून्य। तो शून्य को यदि हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें तो इन तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी संख्या आप हर में लिख सकते हैं जो कि शून्य ना हो। ठीक है, इस तरीके से ये सभी शून्य को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम अब योग की संक्रिया में शून्य का व्यवहार देखते हैं परमेय संख्याओं के रूप में, जिसे हम कहते हैं योग का तत्समक। शून्य क्या होता है? योग का तत्समक, आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं। योग का तत्समक क्या होता है? शून्य, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे 3/7 में यदि हम शून्य को जोड़ेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 3/7। या 5/6 में शून्य को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5/6। या -11/3 में शून्य को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -11/3। यानी कि शून्य को जोड़ने पर उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। इस शून्य के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे जोड़ने पर संख्याओं पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए योग का तत्समक अवयव क्या हुआ? शून्य हुआ। शून्य से गुणा, किसी भी परमेय संख्या में यदि हम शून्य से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 3/7 की गुणा अगर हम शून्य से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य के नीचे अगर हम 1 मान लें, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 7 की गुणा 1 से करेंगे तो 7, 0/7 को क्या लिखेंगे? शून्य। यानी कि गुणा करने पर प्रत्येक संख्या हमारी क्या बन जाती है? शून्य बन जाती है। -5/11 की गुणा यदि हम शून्य से करेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। 9,999 बटे 1,111 की गुणा यदि हम शून्य से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। यानी इन सभी उदाहरणों से प्रदर्शित है कि यदि हम किसी भी संख्या में शून्य की गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक संख्या, परमेय संख्या 1। ठीक है, परमेय संख्या 1 को हम परमेय संख्या के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, देखिए।
1 को परमेय संख्या के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1 को हम 1/1 तो लिख ही सकते हैं, और 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, 11/11 लिख सकते हैं, 100/100 लिख सकते हैं, 1000/1000 लिख सकते हैं। यानी जो संख्या अंश में होगी वही संख्या हर में होगी, जिससे कि सरल करने पर हमें क्या मिलेगा? 1/1। तो ये संख्या 1 के इतने सारे रूप हो गए, इतने रूपों में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं संख्या 1 से यदि हम किसी भी परमेय संख्या में गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 1 से गुणा। वही उदाहरण ले लेते हैं जो हमने शून्य में लिए थे, 3/7 गुणा 1। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3/7। 5/6 की गुणा 1 से कराएंगे, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 6 एकम 6। ऐसे ही माइनस के 11/3 की गुणा 1 से कराएंगे, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो -11/3 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमेय संख्या में यदि 1 की गुणा करते हैं तो वही परमेय संख्या में प्राप्त हो जाती है, यानी गुणा का तत्समक अवयव आपका कितना हुआ? 1। या हम कहते हैं 1 गुणात्मक तत्समक होता है। गुणात्मक तत्समक होता है, यानी 1 से आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही उत्तर मिलेगा। और योगात्मक तत्समक क्या होता है? शून्य। शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही अंक हमें प्राप्त हो जाए। तो ये 0 और 1 का जो है व्यवहार थे, इसे आपने समझा। अब एक शब्द आता है प्रतिलोम। कोई भी संख्या है उसका हम प्रतिलोम किस तरीके से प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर प्रतिलोम 2 होते हैं, एक योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। देखें, यदि हमारे पास संख्या है 3/7, तो 3/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/7 का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसे इसमें जोड़ने पर हमें योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी कि 0 प्राप्त हो जाए। तो 3/7 में कितना जोड़ें हम? इसमें -3/7 जोड़ें, ठीक है, तभी तो हमें 0 प्राप्त होगा। 3/7 में कितना जोड़ें? -3/7। तो 3/7 और -3/7 जोड़ के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर -3/7 को 3/7 का योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। और यदि हमारे पास -3/7 है तो -3/7 का प्रतिलोम क्या होगा? तो -3/7 में कितना जोड़ें कि 0 हो जाए? यानी कि 3/7 जोड़ें, तभी 0 होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3/7 का योगात्मक प्रतिलोम -3/7 और -3/7 का योगात्मक प्रतिलोम +3/7। इसी तरीके से यहाँ पर हाँ 5/6 में कितना जोड़ें कि 0 हो जाए? तो कितना जोड़ें? -5/6 जोड़ें, ठीक है। इसी तरीके से और कोई उदाहरण ले सकते हैं। -11/3 में कितना जोड़ें कि 0 हो जाए? तो +11/3 जोड़ने पर ये 0 हो जाए, ठीक है। या 6/7 -6/7 में कितना जोड़ें?
प्लस के 6/7 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उसमें जोड़ने पर उत्तर हमें 0 मिले। ठीक, इसे हम सीधे सीधे समझ लेते हैं कि यदि हमें किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या में हमें माइनस की गुणा कर देनी है, तो हमें उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक संख्या x है तो x का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x। और यदि कोई माइनस x है तो इसमें भी हम माइनस की गुणा करेंगे माइनस x में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जैसे हमारे पास संख्या है 1/2, तो 1/2 संख्या में कितने से गुणा करें कि हमें इसका गुणात्मक तत्समक यानी कि 1 प्राप्त हो जाए। तो 1/2 में हम 2/1 की गुणा करते हैं, 1/2 गुणा 2/1, तो हमें इसका जो गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर लेते हैं। यानी 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 2/1, या हम कह सकते हैं 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 1/2। ऐसे ही 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 7/3, क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे तभी हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम नियम सीधा सीधा कह सकते हैं कि x का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/x। x का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/x। या हम परमेय संख्या के रूप में कहें p/q का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, q/p। चाहे वो संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो हम उसे क्या कर देंगे, परिवर्तित करके इस तरीके से लिखते हैं। अगर -3/5 का हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो कितना हो जाएगा, 5/-3, और हर में हम माइनस रखते नहीं है, इसलिए हम इसे -5/3 भी लिख सकते हैं सरल करने के बाद। ठीक, तो इस तरीके से हम गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर लेते हैं। इसे इन्वर्स भी कहते हैं, जैसे x इन्वर्स को इस तरीके से लिखते हैं -1, या इसे हम गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़ सकते हैं। x का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 1/x। ठीक, तो ये आपका अगले अभ्यास के लिए नियम थे, जो एक f है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास का हल जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक इसे पढ़ें, समझें। धन्यवाद।